नागपुर शहर के बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये पहले चौड़ाई से बढ़ रहा है, जिस तरीके से विकसित हो रहा है, अब वो लंबाई से बढ़ रहा है। और लंबाई से बढ़ाने में एक शख्स का जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम वीरेंद्र कुकरेजा है। वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है, लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। आज भी ट्रैफिक मूवमेंट कितनी स्मूथ है, कोई हॉचपॉच नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई गड्ढे नहीं, कोई इतना बड़ा बदलाव माननीय गडकरी साहब के माध्यम से, देवेंद्र जी के माध्यम से इस शहर को ग्रो करने के लिए इन्होंने किया है। और नागपुर शहर में 1,40,000 लाइट लगाने का काम हमने किया। लेकिन मैं यूसीएन के माध्यम से ये जरूर कहूँगा, इसके बाद मैं कारपोरेशन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ये आप ऐलान करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके पहले कहीं आपने कहा है या यूसीएन के फोरम पे आप ये ऐलान कर रहे हैं कि अब अगला? पहली बार यूसीएन पे ही ऐलान कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं कारपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूसीएन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। यूसीएन पॉडकास्ट के माध्यम से हम अलग अलग शख्सियतों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराते हैं, और जिन शख्सियतों को हम हमारे दर्शकों के सामने लाते हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका उनके जीवन की रहती है, न केवल अपने व्यक्तिगत विकास की, बल्कि सामाजिक तौर पर लोगों के विकास की, और जिस क्षेत्र के वो हैं वहाँ के विकास को एक तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो निभाते हैं। नागपुर शहर के बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये पहले चौड़ाई से बढ़ रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही हैं, शहर जिस तरीके से विकसित हो रहा है, अब वो लंबाई से बढ़ रहा है। और लंबाई से बढ़ाने में एक शख्स का जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम वीरेंद्र कुकरेजा है। वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और अलग अलग तरह की भूमिका है। आप बतौर नगर सेवक लंबे समय से नागपुर शहर की, या कह लें कि उत्तर नागपुर का जो पूरा परिसर है, इलाका है, वहाँ का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनसेवा कर रहे हैं। और सबसे खास ये है कि प्रभाग 1 के वो नगर सेवक है। नागपुर महानगर पालिका की सीमा जहाँ से शुरू होती है और उसकी जो प्रभाग रचना है, तो पहला नंबर का जो प्रभाग है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वीरेंद्र कुकरेजा जी। सर से हम बातचीत करेंगे, और प्रमुख तौर से हमारी बातचीत होगी कि जिस तरीके से नागपुर शहर का बीते कुछ वक्त से विकास हो रहा है और उसकी जो तस्वीर हम बदली बदली देख रहे हैं, उस पे सर का क्या कहना है, सर का नज़रिया क्या कहता है, और भविष्य की क्या कुछ संभावना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो आपसे यही है कि जो मैंने भूमिका में जिक्र किया कि शहर और विदर्भ, या हमारा जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक तरीके से बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की भूमिका आपको क्या लगती है कि किन की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मैं यूसीएन का बहुत बहुत आभार मानूंगा कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर ये पॉडकास्ट किया है। यूसीएन के साथ मेरा बड़ा लंबा समय का अनुभव रहा है, और ये लगभग मेरा तीसरा बड़ा इंटरव्यू यूसीएन के साथ हो रहा है। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, तब भी एक बार यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला, शहर से बात करने का मौका मिला। फिर उसके बाद एक बार कोविड के काल में यहाँ पर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, और आज फिर से एक बार नागपुर की जनता के सामने आपके माध्यम के से जाने का मौका मिला। मैं यूसीएन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो विषय आपने कहा, शहर अपना तेज़ी से बढ़ रहा है। इस शहर को हमेशा 2014 के पहले और 2014 के बाद इसके ऊपर में याद किया जाएगा। 2014 के पहले ऐसा नहीं है कि शहर आगे नहीं बढ़ा, लोगों ने काम नहीं किया, हमारे पुराने नेताओं ने इसको उठाने का काम नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद, या माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के इस शहर को आगे बढ़ाने का जो योगदान है, इस शहर को इन्होंने 10 सालों में, 11 सालों में बहुत कुछ दिया है। जो कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, वो डेवलपमेंट हमको इन 11 सालों में नागपुर में देखने को मिली है। मैं तो कहूँगा 11 साल बेमिसाल, क्योंकि 2014 के पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नागपुर के अंदर में मेट्रो ट्रेन बनेगी तो बनेगी, 2019 के पहले चालू भी हो जाएगी। आज 1.25 लाख से ज़्यादा लोग नागपुर के मेट्रो में सफ़र करते हैं। यह अपने आप में नागपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी एक नहीं, केंद्र की कई ऐसी संस्थाएं, एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो,
फॉरेस्ट फायर कॉलेज हो, कितने सारे बड़े केंद्र के प्रोजेक्ट्स गडकरी साहब के, सीएम साहब के सहयोग से नागपुर को मिले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भूमिका है। नागपुर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को अगर आप देखो तो जितना चौड़ाईकरण और स्पष्टीकरण के साथ जो बने हैं, ये इतना फास्ट ग्रोइंग दूसरा शहर मुझे देखने को नहीं मिलता है। कभी कभार पुणे जाने के मौके आते हैं, मैं देखता हूँ 3.5-4 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। यहाँ नागपुर में आज इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है, लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। आज भी ट्रैफिक मूवमेंट कितनी स्मूथ है, कोई हौच पौच नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई गड्ढे नहीं, कोई इतना बड़ा बदलाव माननीय गडकरी साहब के माध्यम से, देवेंद्र जी के माध्यम से इस शहर को ग्रो करने के लिए इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे खुशी हो रही कि इन दोनों के बाद अभी बावनकुले साहब भी सेम स्पीड से नागपुर शहर का डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस बड़े बदलाव में, इन 11 सालों में जो नागपुर की तरक्की हुई है, नागपुर तो पूरा ही बदल गया जी। एक तो पहले ऐसा लगता था कि बस ये नवभारत तक के आ गए, हितवाद तक के आ गए, कि यहाँ शहर लगभग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा। आज तो नागपुर की सेंट्रल लाइन बदल गई है। जब मैं स्कूल जाता था तब हमको ये मालूम रहता था कि नागपुर का जो सेंटर पॉइंट है वो 0 माइल है, कस्तूरचंद पार्क है, रिजर्व बैंक है। आज नागपुर का सेंटर पॉइंट चेंज हो गया है। आज नागपुर जो कस्तूरचंद पार्क पे सेंटर हुआ करता था, आज नागपुर का सेंटर अजनी चला गया है। अब आप अजनी से किसी भी दिशा में देखोगे तो आपको लगभग अजनी से अगर उत्तर नागपुर की तरफ चलेंगे तो कोराडी तक के जाना पड़ेगा, पश्चिम की तरफ में जाओगे तो हिंगना तक के शहर बढ़ गया है। अजनी से अगर अपन ईस्ट नागपुर की तरफ में जाएंगे तो जो गोमती के आगे अपना सूर्यनगर पार्डी वगैरह तक चले गए तो वहाँ तक के शहर चला गया है। वर्धा रोड तो ऐसे बढ़ते जा रहा कि मुझे लगता है कुछ 10 सालों में वर्धा भी नागपुर में जुड़ जाएगा। वहाँ तो मिहान हो गया, उसके बाद MIDC बुट्टीबोरी हो गई, वहाँ तक के शहर अपना आगे चला गया। तो इन सभी का सेंटर अगर मैं पकड़ूं तो जो कभी कस्तूरचंद पार्क था आज वो अजनी हो गया। तो ये शहर तेजी से बढ़ रहा। और ये जो आपका विषय था, इसको बढ़ाने में इन सब का बड़ा योगदान है। और शहर में ये शहर को बढ़ने के साथ साथ यहाँ के लोग भी बड़े हुए। आज यहाँ मिहान के अंदर में जो 1 लाख के आसपास की नौकरियाँ आई है, ये सब हमारे नागपुर के आसपास के बच्चे ये यहीं जाकर काम करते। बाहर से बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर नागपुर में कम आए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जो नागपुर को बढ़ाने का काम है उसके अंदर में मैक्सिमम फ़ायदा जो है बिहान का या बाकी इंडस्ट्रियल एरिया जो बड़ी है उसमें नागपुर के बच्चों को बड़ा उसका फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नागपुर की ग्रोथ समाधान कारक है। नागपुर इज ग्रोइंग फास्टली। पर शहर की ऊंचाई बढ़ाने का बड़ा योगदान आपका रहा है। आप बम्बई बहुत जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, आपको जितनी जिम्मेदारी, आप क्रेडाई से भी एसोसिएट हैं और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की जो व्यापारी अघाड़ी है उसके आप अध्यक्ष हैं। बम्बई बहुत जाते हैं, इसलिए अब 155 मीटर ऊंचाई की इमारत जो है वो आप नागपुर में बना रहे हैं। 123 मीटर, 125 मीटर, 130 मीटर। मतलब पहले ये होता था कि पहले हम देखते थे कि जब हम बचपन में होते थे कि लोकमत जो है या 11 माइल की बिल्डिंग जो है, 11 माले की बिल्डिंग जो हमारे रामदास पेट में जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं उसी के पीछे, वो सबसे बड़ी जो है वो बिल्डिंग हुआ करती थी। लेकिन अब तो ऐसा है कि आपको गर्दन पूरी ऊपर ऐसे आसमान की तरफ करनी पड़ती है कि आप उसका हाइट पॉइंट देखें। तो ये इस तरीके का बदलाव जो हो रहा है, इसके पीछे की आपकी संकल्पना क्या थी या आपकी भूमिका क्या थी या आपने क्या कुछ सुनिश्चित किया था? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुकरेजा परिवार हमारे जो है इस रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर में लगभग 2011 से आया है। और 2011 से आके ये सब काम करने का काम मेरा जो छोटा भाई है श्रवण, ये पूरा डेवलपमेंट का काम वही देखता है और रियल एस्टेट का काम भी वही करता है। तो ये ठीक बात है। हमारे परिवार ने ये काम अच्छा करने का प्रयास किया है, नागपुर को कुछ अच्छी चीज़ें देने का काम किया है। परिवार का जो पहला प्रोजेक्ट था सिविल लाइंस में जायका ऑटोमोबाइल्स के बाजू में, इसके पहले जहां अभी हमारा घर है बैरामजी टाउन में,
कुकरेजा एम्बेसी, वो हमने फर्स्ट बुटीक अपार्टमेंट उस तरीके का बनाया। उसके पहले हमारे परिवार का जो रियल एस्टेट का काम था, हमने उत्तर नागपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। एक 200 फ्लैट की सन सिटी के प्रोजेक्ट हमने बनाया, या एक कुकरेजा ओम्स करके एक बिल्डिंग हमने बनाई। तो इस तरीके से वहाँ हमारा काम ठीक था। उसके बाद हमारे परिवार ने जब सिटी के अंदर में बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उस तरीके से अच्छा काम करने का प्रयास किया। और आप अच्छा काम करो तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलती है। और ब्रैकेट से बाहर निकल कर कोई नई चीज़ों की प्लानिंग करो, और आपकी भावना अच्छी है, काम करने में लगन पूरी है, और आपकी सोच विचार अगर अच्छा है, तो निश्चित तौर पर लोगों का रिस्पांस मिलता है। और वही काम तो एक तरीके से हमारे परिवार ने करने का काम किया, और आज कुकरेजा परिवार एक अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेबल कर पाया, नागपुर को एक अच्छे बिल्डिंग्स देने का काम किया। आज हम 110 मीटर, 125 मीटर, 140 मीटर तक के बिल्डिंग्स बनाने का काम कर रहे हैं। 155 की तैयारी चल रही है। 155 की तैयारी हमारी चल रही है। तो डेफिनेटली, और सिटी भी उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि सिटी का रेसिप्रोकेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कई बार तो हमारे यहाँ हम कहते ही हैं कि दीज आर नॉट ओनली फ्लैट्स, दीज आर बंगलो इन एयर। तो हवा में मकान बनाकर जो हम आपको दे रहे हैं, तो उसका आनंद लोगों को पसंद आ रहा है। इसीलिए लोग और अच्छे तरीके से उसको खरीद भी रहे हैं, और अच्छी चीज़ का रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बड़ी बिल्डिंगें आप बना लेते हो, उसके साथ साथ पार्किंग भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के मापदंड कम होते हैं, हम उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक के पार्किंग देने का काम करते हैं। हमारे एक बिल्डिंग के अंदर भी हमने 5 बेसमेंट बनाए, यानी 5 पार्किंग फ्लोर्स बनाए। 5 पार्किंग फ्लोर्स आज मुंबई वगैरह में कभी हमको देखने को मिलता था, नागपुर में तो कभी सोच नहीं सकता। इतने सारे पार्किंग के फ्लोर्स बनाना, इतनी सारी गाड़ियों की पार्किंग डालना, और उसका एंड यूज को बेनिफिट मिलता है। हर एक के बड़े परिवारों में 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं, तो उतनी पार्किंग उनको प्रोवाइड करा के देना, ये सब हम इसके ऊपर में बड़े डिटेल तक के जाते हैं, और उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है, और वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये कि 2011 में जिस तरीके से आपने बताया कि आपने काम शुरू किया, तो 2011 में आप हाई राइज इमारतें बना रहे हैं, नागपुर जैसे शहर में बना रहे हैं, तो क्या इस तरीके का भय नहीं था कि यार मैं इतने हाइट की स्कीम अगर बनाऊंगा, और नागपुर के जो ग्राहक हैं या नागपुर के जो लोग हैं, उनका नज़रिया थोड़ा सा ये रहता है कि ज़मीन पर वो घर बनाएं और रहें, तो वो कंसेप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये मेरा कंसेप्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, इस तरीके का कोई सोच या कल्पना थी? और अब उस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? 2026 में हम हैं, 2011 से शुरू ये यात्रा, जो स्कीम्स आपने बनाई, जैसे बम्बई और बाकी शहरों के लिए कहा जाता है कि जितने ऊपर फ्लैट होंगे वो उतने महंगे होंगे, तो नागपुर में भी क्या इसी तरीके की स्थिति है? बिल्कुल ऐसी ही है। मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। जिस तरीके से कोई भी बड़े शहर के अंदर में हाई राइज बिल्डिंग कल्चर है, नागपुर में भी सेम परिस्थिति है। ज़मीन पर रहने का अपना एक अलग मज़ा है, लेकिन हवा में रहने का उससे कई गुना ज़्यादा आनंद वहाँ पर आता है। हमारे गडकरी साहब भी हाई राइज के एक बिल्डिंग के अंदर में रहते हैं, जब तक कि उनका नया मकान बनता नहीं है, यानी पुराने मकान को जो नया कर रहे हैं, तब तक कि वो हाई राइज में रहने के लिए ही गए हैं। और मैं खुद भी एक पेंट हाउस के अंदर में रहता हूँ। मुझे लगता है ऊपर में वातावरण शुद्ध रहता है, हवा पानी अच्छी रहती है, एक अलग आनंद वहाँ पर रहने का आता है। और जब लग्जरियस फ्लैट्स आप बनाते हो, तो उनका फीलिंग भी बंगले सरी का ही रहता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने पहले ही अपना जो सबसे बड़ा कंस्टेंट लोगों का रहता है, वो रहता है पार्किंग का। वो पहले ही मैंने बता दिया, अगर अच्छी पार्किंग दो, अच्छी व्यवस्था दो, लोग जुड़ते हैं, लोगों को पसंद आता है, और लोग खरीदते भी हैं। और जितना ऊपर गए उतना महंगा इसीलिए रहता है क्योंकि आज 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए जो खर्चा है वो रीजनेबली खर्चा आता है, लेकिन 25 माले की बिल्डिंग बनाने गए तो खर्चा पूरा चेंज हो जाता। उसके नीचे के फाउंडेशन इतने महंगे हो जाते हैं,
जिसके कारण ऊपर जाने की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए जितना ऊपर गए उतना महंगा। इसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक नहीं, क्योंकि खर्चा वाकई में ज़्यादा आता, इसीलिए वो उस तरीके से कुछ लोग रहता इसको पॉल्यूशन से जोड़ देते हैं कि आप है ना। ऊपर जाएंगे तो आपको अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा, इसलिए बिल्कुल ज्यादा महंगा नहीं, रेट ऐसा रहता नहीं, है ऊपर हमारा का। खर्चा ज़्यादा आता है इसीलिए ऐसा होता है। हम्म लेकिन बेसिकली ऊपर में शुद्ध हवा आती है, ये फैक्ट है। और डेफिनेटली अच्छी चीज़ें बनाने वाले को रिस्पांस मिलता ही है। पर लोगों का माइंडसेट नागपुर और विदर्भ के लोगों का चेंज होता आपको दिखाई दे रहा है कि वो हाई राइज इमारतों में रहना पसंद कर रहे हैं? 100% है, और अच्छी चीज़ सबको पसंद आती है। नागपुर वाले भी उसी तरीके से पसंद कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि हाई राइज का कल्चर ही आगे चलेगा। और आप इसके नागपुर में जो छोटे छोटे प्लॉट बना के जो घर बेचने वाला कंसेप्ट है, या जो जिस तरीके से नागपुर शहर का डेवलपमेंट हुआ है, आप मुंबई और पुणे की तुलना में जब इसका एक तरीके से एग्जाम्पल भी देते हैं, तो आप कहते हैं कि भविष्य में इनकी कई तरह की चुनौतियां जो है वो निकल कर सामने आएगी, जो आज दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप हाई राइज का जो कल्चर है या कंसेप्ट है, उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोएक्टिवली प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस प्रोफेशन में इसलिए, या इसका कोई और अलग स्टडी है आपके पास? नहीं नहीं, देखिए, गेटेड कॉलोनी और कम्युनिटी, इसका अपना एक अलग चार्म है, अलग मज़ा है। और वो गेटेड कॉलोनी एंड कम्युनिटी, इसका बेनिफिट मिलता ही है जब विविध समाजों के लोग एक गेटेड कॉलोनी में रहते हैं। तो वहाँ कभी कोई इस तरीके का डिस्प्यूट आता ही नहीं कि अरे ये वो समाज का है, वो समाज का है। अंदर सब मिलजुल कर रहते हैं। मैं गेटेड कॉलोनी में बंगलो स्कीम की भी बात कर रहा हूँ। अगर गेटेड बंगलो स्कीम भी है तो भी लोग उसी तरीके से रहते हैं। और ये सब नेक्स्ट जनरेशन की बातें हैं, आगे चल के यही चलने वाला है। स्टैंड अलोन छोटी बिल्डिंग है जिसके अंदर 6 फ्लैट है, 8 फ्लैट है, वहाँ मेंटेनेंस को भी बिल्डिंग नहीं पुरती है, बाकी चीज़ों की भी नहीं पुरती है। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बिल्डिंग में आप आए तो 4 चौकीदार खड़े हैं, अच्छा रिसेप्शन पे एक आधी आदमी बैठा है, लिफ्ट के अंदर आदमी बैठा है, प्रॉपर सोलर लगा हुआ है, अच्छी लाइटें जल रही है, हार्टिकल्चर में अच्छे गार्डन्स बने हैं, खेल कूद के अच्छे सामान बच्चों के लिए लगे हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए ग्रीन जिम्स लगे हैं, और एक सुंदर वातावरण बन रहा है। एक 8 फ्लैट बनाने वाला व्यक्ति ये सब चीज़ें कहाँ से मेंटेन कर पाएगा? यहीं 200-250 फ्लैट बनाने वाला एक आधी बड़ा प्रोजेक्ट डेफिनेटली ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा। तो एक वातावरण जो अच्छा निर्मित होता है इन सब चीज़ों को बनाने से, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। अल्टीमेटली कम्युनिटी लिविंग ही आगे चलने वाली है। आजकल परिवार के अंदर रहते कितने लोग हैं? एक आधी परिवार में हस्बैंड वाइफ रहे, एक आधी बच्चा रहा, लड़का लड़की रही। भविष्य में वो भी पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाते, हस्बैंड अपने काम पे चला गया, लेडीज़ क्या करेंगी घर में बैठ के? पुराने ज़माने में बड़े परिवार हुआ करते थे, 20-20, 25-25 लोग एक एक परिवार में हुआ। आजकल न्यूक्लियराइजेशन हो गया है, छोटे परिवार हो गए। तो इस कम्युनिटी लिविंग में ओवरऑल लोगों को फ़ायदा मिलता है। इसीलिए इसी तरीके का कल्चर होना चाहिए। ये प्रोफेशन की बात नहीं है, ये लोगों की पसंद की बात है। तो धीरे धीरे आपका शहर भी बढ़ रहा, आपका शहर भी आगे बढ़ रहा, तो ये सब चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के अंदर भी आती है, इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं, और कोई नहीं। और डेफिनेटली इसका फ़ायदा लोग उठा ही रहे हैं। अब आपके एक प्रोफेशन की भूमिका की हमने जिक्र कर लिया, अब हम दूसरे प्रोफेशन की भूमिका में जाते हैं, जो बहुत आपके पहले प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। नागपुर महानगर पालिका के आप जनप्रतिनिधि हैं, नागपुर शहर के जनप्रतिनिधि हैं। शहर जिस तरीके से विकसित हो रहा है और बड़ा हो रहा है और ऊंचाई में बढ़ रहा है, वैसे उसकी दिक्कतें भी अलग तरह की निकल कर सामने आ रही हैं। पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो सीवर का हो या अलग अलग जो नेटवर्क हैं हमारे जन सुविधाओं से जुड़े हुए, उनकी कैपेसिटी उस हद पर नहीं बदली है जिस हद से विकास हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और इसकी कई तरह की अपने तरह की चुनौतियां हैं, और वो जो चुनौतियां हैं वो 2023 में हमें दिखाई भी दी थी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या नागपुर महानगर पालिका शहर का निजी क्षेत्र जिस तरीके से विकास कर रहा है, नागपुर महानगर पालिका उस विकास को सस्टेन करने के लिए या अपनी सर्विसेज को देने के लिए आपको लगता है कि पर्याप्त तरीके से तैयार है और काम करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल। देखिए, नागपुर महानगर पालिका का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यह महानगर पालिका अपने आप में एक बहुत बड़ी महानगर पालिका भी है। आज इसका बजट लगभग 5,500 करोड़, 6,000 करोड़ को टच कर रहे, इतना बड़ा बजट हो गया है।
और एरिया तेजी से ग्रो हो रही है। नारा हो, नारी हो, वांजरा हो, पीली नदी हो, कलमना हो, ऐसे नागपुर के आउटस्कर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस प्रभाग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, आज उसकी लोक संख्या 1.25 लाख के ऊपर है। 1,35,000 के आसपास की उसकी लोक संख्या है। अभी सेंसेक्स होगा तो चीज़ें सामने आएंगी। अब 1.25 से 1,35,000 तक के लोग, और मेरे प्रभाग में रोज 5 से 10 नए मकानों का भूमि पूजन होता है, रोज, डेली। यानी आप सोचो, एक प्रभाग में इतना तेजी से बढ़ रहा, तो आउटस्कर्ट्स के 15 जो प्रभाग है वहाँ पर भी सेम परिस्थिति होगी। तो शहर आपका तेजी से बढ़ रहा है, रोज 400-500 लोग, 200-250 लोग आपके शहर के अंदर में ऐड होते जा रहे हैं, और ये तेजी से और बढ़ने वाला काम है। तो इसके अंदर सीवेज का नेटवर्किंग हो, चाहे नई स्ट्रॉम लाइन्स डालने की बात हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो, नए गार्डन्स, लाइट्स इनको लगाने की बात हो, इन सब चीज़ों में महानगर पालिका सक्षम है, धीरे धीरे काम कर रही है। गडकरी साहब बोलते आसमान फटा है, समस्याओं का अंबार है, रोज नई समस्याएं क्रिएट होती है, ये होते भी रहेगा। जिस शहर के अंदर 35 लाख से ज़्यादा लोग रहते हो, वहाँ इन सब चीज़ों का रोज कुछ न कुछ रहने ही वाला है। लेकिन हम सब लोग तैयार हैं, महानगर पालिका के माध्यम से हर चीज़ को अच्छा प्रिपेयर करके देना, ये हमने हमारी जवाबदारी समझी है, और हम अच्छा काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। गडकरी साहब ने खासदार क्रीड़ा महोत्सव लाया, उसके माध्यम से 65 ग्राउंड खेलकूद के लिए डेवलप करना हमने शुरू किया। कई ऐसे डमी ग्राउंड थे जो गंदगी का जहां आलम रहता था, उन सबको सुधार के आज बच्चों के लिए खेलने के नए सामान लगाने का काम किया। क्रिकेट के नए नए अलग अलग तरीके के पिचेस बनाए, फुटबॉल के ग्राउंड्स बनाए। आप हमारे साथ आइए, नोगा फैक्ट्री के पीछे में जो फुटबॉल ग्राउंड हमने रेलवे के साथ मिलकर रेडी किया है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, वेरी गुड ग्राउंड फॉर फुटबॉल। ये सब चीज़ें नहीं तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से जो डिविजनल स्पोर्ट्स क्लब है, उसके रिनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। तो शहर में महानगर पालिका बोलकर जो जवाबदारी हमने उठाई है, उन सब में डेवलपमेंट का काम धीरे धीरे जा रहा है, और सुधारता लाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने सब डेवलप कर दिया। नहीं तो एक ज़माना था नागपुर के अंदर में, 2018 के पहले की अगर मैं बात करूँ तो येलो कलर के स्ट्रीट लाइट हुआ करते थे। आज तो लोग भूल गए, बंद चालू होते थे, और कब चालू होगा कब बंद होगा, सोडियम की लाइट, कभी उसका भरोसा नहीं रहता था। आज हमने शहर में 1,40,000 लाइट, जब मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था, गडकरी साहब के सामने मैं बजट लेकर गया था कि सर मैं बजट पेश करना चाहता हूँ। साहब ने मेरे को पूछा, इस बजट के अंदर में सबसे अच्छा तू क्या लाना चाहता है? मैंने कहा साहब मैं येलो लाइट की जगह वाइट लाइट लाना चाहता हूँ। साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, और नागपुर शहर में 1,40,000 लाइट लगाने का काम हमने किया। पूरा शहर आज वाइट दिखता है ऊपर से जब हम देखते हैं। पीली लाइट थोड़ी सी डरावनी भी रहती है, दिल्ली जैसे शहरों में अभी भी कई पुराने जमाने में वही लाइटें हुआ करती थी, सोडियम की। इलेक्ट्रिसिटी का खपत कितनी ज़्यादा होती थी। आज नई एलईडी लाइट आई, बहुत सस्ती भी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम होता है, और एल्यूशन भी ज़्यादा है। तो ये सब बदलाव धीरे धीरे महानगर पालिका कर रही है, और ये सब चीज़ें लोगों को तकलीफ न देते हुए हमको करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर रोड बंद हो गया तो लोगों को लगता बहुत दिन से रोड बंद है, इसको जल्दी चालू करो। तो उनको बैलेंस करते हुए हमको काम करना पड़ता है। आज कस्तूरचंद पार्क का बहुत अच्छा रिनोवेशन हमने किया है। आज कई सारे ऐसे अलग अलग क्षेत्र के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अच्छा बनाया है। तो सीवेज में भी कई सारे बड़े लाइंस को हमने चेंज करने का काम किया है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे अड़चने आती है वैसे वैसे दूर करनी पड़ती है। आज बर्डी का हॉकर जोन हमने हटा दिया, आज बर्डी जाओ तो बहुत अच्छा दिखता है। वहाँ के व्यापारी तो आपको बड़ा धन्यवाद करते हैं। नहीं करना भी कि चाहिए, जो क्योंकि हॉकर्स बहुत की जो मेहनत लगी। प्रॉब्लम थी उसको लेके जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया है। एक दूसरा पक्ष का तर्क ये है कि एक कई लोगों की वर्षों से चली आ रही जो है रोजी रोटी थी, वो एक तरीके से उस पर एक बड़ा प्रहार हुआ है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी
दूसरी जगह पर हमने एडजस्ट किया है। अब वो लोग उधर जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। उनके वो तो कभी क्लेम करते थे कि हमारे कारण सीताबर्डी मार्केट है, तो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो दूसरी जगह दी है ना हमने, हॉकर जोन हमने उनके लिए बनाया है, नहीं बनाया ऐसा नहीं। बहुत अच्छी जगह, मात्र 600-700 मीटर दूर उनको हमने दूसरी दिया है, तो वो वहाँ चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन शहर को ग्रो करने में महानगर पालिका सक्षम है। हम लोग माननीय गडकरी साहब, माननीय सीएम साहब, माननीय बावनकुले जी के नेतृत्व में महानगर पालिका अच्छे से चला रहे हैं और बेहतर बनाने का हमारा पूरी जवाबदारी है, जो उसको हम पूरा करेंगे। पर शहर में हॉकर्स और हॉकिंग जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका क्या 100% हॉकर जोन होना चाहिए। हम हॉकर्स के विरोध में नहीं है, अच्छे हॉकर जोन बनने चाहिए। आज इंदौर के अंदर में सराफा है, 56 की दुकानें बनी हुई है। इस तरीके के ट्रेडिशनल पुरानी दुकानें होनी चाहिए। आज हम भी इतवारी वगैरह में जाते हैं तो हमको हॉकर दिखते तो अच्छा लगता है, पानी पूरी खाना हमको भी उसी तरीके से अच्छा लगता है। लेकिन ये चलते रहेगा, ये और सही में आप पानी पूरी खाते होंगे कहीं इतवारी में जाते होंगे कभी, तो पानी पूरी खाते हैं रुक के? मैं आपको 90% पानी पूरी कहाँ अच्छी मिल सकती है सब बता सकता हूँ। अच्छा, आप सजेस्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों को जो देख रहे हो। नहीं, प्रतापनगर के अंदर में आप चले जाओ, बिस्लरी से बनाकर पानी पूरी खिलाने वाला व्यक्ति वहाँ पर अवेलेबल है। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सदर के अंदर में हमारे गुप्ता जी चाट वाले हैं, बहुत अच्छी चाट हमको खिलाते हैं। हमारे यशवंत स्टेडियम के पीछे में जो है वो पानी पूरी वाली बहुत अच्छे ऐसा। और ये सब हॉकर्स ही तो हैं, तो इनका कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अच्छी जगह हॉकर्स को देना ये हमारी जवाबदारी बनती है और वो हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है। पर एक आपसे ये समझना चाह रहा था सर कि चूंकि आप सीधे बतौर जनप्रतिनिधि आपकी भूमिका है, मान लीजिए कि एक किसी जगह पे 5,000 स्क्वायर फीट का या 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, वहाँ पे एक बंगला था या कोई ऑफिस था। एक तो उदाहरण आप अगर देना चाहें या ले लें तो इस तरीके से भी हो सकता है कि एयर इंडिया की बिल्डिंग, जो रेडी रेकनर के हिसाब से नागपुर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रही है, एक तरीके से उस समय हेडलाइंस बनी और खबरें उसकी खूब चली। वहाँ पर पहले एक ऑफिस हुआ करता था, मतलब 10 से 5 वहाँ पर 100 का स्टाफ या 150 का या 200 का स्टाफ काम कर रहा हो। तो वो जो नागपुर महानगर पालिका की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसका एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। अब वहाँ पर आगे चल के, अभी तो खैर वो इमारत बन रही है, वहाँ पर 1,000, 1,500, 2,000 लोग रहेंगे। तो 1,500, 2,000 लोग जो रहेंगे उनका वो जिस तरीके से एक तरीके से जो मल निस्सारण की जो व्यवस्था है, एक एग्जाम्पल सीधा से यही है कि उस बिल्डिंग से निकलने वाला जो मल निस्सारण की व्यवस्था है, वहाँ से जो सीवर लाइन गई होगी, पहले वो 150 लोगों को सर्विस करती थी, अब उसको 1,500, 2,000 लोगों को सर्विस देना पड़ेगा। क्या उसकी कैपेसिटी उस तरीके से डेवलप हुई क्या? नहीं, डेंसिटी आज भी उतनी है। अगर वहाँ पर 500 लोग पहले रहते थे तो अभी भी 500 ही रहने वाले, कोई बहुत बड़ा उसके अंदर में बदलाव नहीं होने वाला है। आज भी वहाँ पर मात्र 28 फ्लैट ही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखने को जरूर है, लेकिन यूनिट टोटल 28 ही है। पर बड़ी यूनिक लगती है वो तो बिल्डिंग अच्छी देखने बात है ना, शहर में अच्छी चीजें बननी चाहिए, लेकिन महानगर पालिका इसके लिए इक्विप्ड है। महत्वपूर्ण बात यह है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा भी लोग रहते होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, वर्कमैनशिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी 12 इंची की लाइन है तो कितना भी लोड वो लाइन के ऊपर में रहेगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चीज़ें आगे अटकनी नहीं चाहिए, उसकी तरफ में देखना अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी प्रॉपर स्लोपिंग होनी चाहिए, सही तरीके से उसके आगे जो डिस्पोजल है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। और डेफिनेटली महानगर पालिका तैयार है। आज हमारे जो ट्रंक लाइन्स है उसको हम बदलने के पीछे लगे हैं। नागपुर में जो गडकरी साहब ने 24/7 पानी का जो आश्वासन दिया, देखिए एक ज़माने में जब मैं छोटा था, महानगर पालिका की बातें सुनता था तो रोज़ वहाँ पर मोर्चे निकलते थे। आज पानी का एक मोर्चा नहीं निकलता है। तो ये सब बदलाव महानगर पालिका ने ही किए हैं और महानगर पालिका बिल्कुल सक्षम है इन सब चीज़ों करने के लिए, और अच्छे तरीके से अपन उसको करेंगे। समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन उसका निवारण करने वाला आदमी अगर मजबूत रहा तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छे तरीके से सही शेप में जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप नगर सेवक हैं, बहुत सारे आपके कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूँ, आप बतौर नगर सेवक जनसेवा कर रहे हैं, ये एक तरीके से आपकी भूमिका है, लेकिन बहुत सारे आपके जो करीब के लोग हैं वो आपकी इस भूमिका को बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो इससे बड़ी भूमिका जो है वो आपके लिए
चाहते हैं। और ये जो नागपुर महानगर पालिका का चुनाव हुआ, उसके पहले भी बड़ी ये चर्चा हुई कि मतलब कुछ नाम ये हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे अपने जो पुराने नगर सेवक हैं उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन आप उस लिस्ट में रहे। और ये भी बड़ी चर्चा हुई कि वीरेंद्र कुकरेजा जो हैं अब नागपुर महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तो उनकी भूमिका इस तरीके से हो गई कि अब वो विधायक उन्होंने बनना चाहिए, फिर भी आप नगर सेवक का चुनाव ना केवल लड़े और उसके बाद में चुनाव जीता भी और नगर सेवक के तौर पर जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। कभी अपने लिए ये भूमिका आपने तय नहीं की कि अब मनपा की राजनीति से निकलकर थोड़ा सा विधानसभा या विधान परिषद में जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं महानगर पालिका में अब तक के मात्र 5 साल ही रहा हूँ। ये कोई 6-7 टर्म नहीं, से। पर आप 5 साल ही रहे हैं, बावजूद उसके आपके जो समर्थक है वो आपके लिए बड़ी भूमिका चाहते हैं। और जब भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, अभी एमएलसी के चुनाव तो होने वाले हैं, कई सीट जो है वो खाली होने वाली है, अभी से चर्चा आपके नाम की चलने लगती है कि अब तो नंबर लग जाएगा, अब तो आपको नई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत सुकून में हूँ और मैं मानता हूँ कि सेवा करने का माध्यम महानगर पालिका एक अच्छी जगह है जहाँ सही मायने में अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो मैं मेरी भूमिका से बहुत खुश हूँ। पार्टी को जहाँ भेजना होगा भविष्य में निश्चित तौर पर पार्टी विचार करेगी, लेकिन जो मेरी आज की भूमिका है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। पर ये चर्चा क्यों शुरू हुई है? जब भी विधान परिषद के चुनाव होते हैं, एक नाम जो है वो एक तरीके से अखबारों में या कयासों में चलने लगता है, वीरेंद्र कुकरेजा का। ऐसा क्यों होता है? लोग शायद ज़्यादा चाहते होंगे मुझे, इसीलिए आता होगा, लेकिन मैं मेरी भूमिका से टोटल संतुष्ट हूँ और मेरा काम ठीक चल रहा और मैं समाधानी हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर में मैं भरपूर समय भी देता हूँ और उसकी और अच्छी डेवलपमेंट के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। आप मेरे कार्यालय में एक आध दिन आइए, आप देखेंगे सवेरे 9 बजे के आसपास मैं कार्यालय आ जाता हूँ और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक के लोगों की समस्याएं सुनते रहता हूँ। उनके फिर जो काम रहते हैं वो सब काम मैं नोट करता हूँ। फिर दोपहर के बाद में जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ जाकर किस तरीके से लोगों के काम निपट सकते हैं वैसा करने का प्रयास करता हूँ और अधिकारियों के साथ मिलजुल कर व्यवस्थित तरीके से हमारे क्षेत्र की डेवलपमेंट की चर्चाएं मैं करते रहता हूँ। एक ये भी है कि नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हुए, लगभग हर प्रभाग में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदला। सिर्फ एकमात्र प्रभाग नंबर 1 था जहाँ पे जो पुराना पैनल था वही आया। ये भी खूब चर्चा में रहा कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके पीछे भी आपको एक तरीके से जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया कि आपने पार्टी को ये कहा कि वही पैनल रहने दीजिए, वही सारे प्रत्याशी रहने दीजिए, इनको जिता के लाने की जिम्मेदारी मेरी, और हुआ भी वैसा ही। नहीं, निश्चित तौर पर हम चारों नगर सेवकों ने पिछले 9 साल, क्योंकि 5 साल हमारा कार्यकाल चला और उसके बाद 4 साल ऐसे रहे जब महानगर पालिका भंग हो चुकी थी, हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका था, तो वो 4 साल भी हम चारों नगर सेवक हमने कभी भी अपने आप को पूर्व नगर सेवक की भूमिका में दिखा नहीं। उसी तरीके से हमारे कार्यालय चालू रहे। आज मेरे प्रभाग में 3 कार्यालय हमारे नगर सेवकों के चालू है और वो तीनों कार्यालय के अंदर में से सेवा कार्य चलते रहता। तो जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो भी कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठा नहीं कि भैया मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब मैं नगर सेवक नहीं हूँ तो मैंने क्यों काम करना। उल्टा उन लोगों ने और मन लगाकर अच्छे से काम किया। तो जिन लोगों ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अच्छा काम किया उनको तो टिकट मिलना भी चाहिए, अगर उनको आगे चलने की इच्छा है तो वो सब सोच समझकर पार्टी ने उनके सर्वे में जो नाम आए, हमने भी कुछ प्रपोज किया और हमारी टीम अच्छी है। आज तक हमारे चारों ही नगर सेवकों के बीच में कभी बाचा-बाची नहीं हुई, कभी इस तरीके का वाद विवाद नहीं हुआ कि हमको लगे कि भाई ये मतलब बराबर नहीं है करके, और सब एक परिवार के रूप में लोग, क्योंकि क्या अल्टीमेटली भावना ये है कि लोगों की सेवा होनी चाहिए। तो सब लोग मिलकर काम करते, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते। लेकिन मैं यूसीएन के माध्यम से ये जरूर कहूँगा, इसके बाद मैं कारपोरेशन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ये आप ऐलान करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐलान इसके पहले कहीं आपने कहा है या यूसीएन के फोरम पे आप ये ऐलान कर रहे हैं कि अब अगला? पहली बार यूसीएन पे ही ऐलान कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं कारपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने तय किया 2 बार से ज़्यादा भूमिका रखकर फिर क्या दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। तो पर अगली भूमिका फिर बड़ी भूमिका देखेंगे आप? तो ठीक है, मैं कहा ना, मैं मेरे काम से समाधानी हूँ और मेरा काम ठीक चल रहा, लोगों की सेवा
ये हमारी प्रायोरिटी है। कोई पद और पोस्ट मिले इसके लिए कभी अपन ने काम नहीं किया, लेकिन आगे और कार्यकर्ताओं ने नगर सेवक बनना चाहिए, उनको जवाबदारी मिलनी चाहिए, ये समझकर मैं ये ऐलान करता हूँ। और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, महानगर पालिका इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा। पर एक ये भी बात है कि आप कह रहे हैं कि अलग अलग जो जनसंपर्क कार्यालय हैं वहाँ के माध्यम से आप सेवा कार्य करते हैं, लेकिन विरोधी जो है वो एक तरीके से आप पर जब निशाना साधते हैं तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक संपन्नता है उसको लेके एक तरीके से आपकी जो आर्थिक तौर से हैसियत है उसकी बात करते हैं, और एक तरीके से आपका जो पूरा का पूरा राजनीतिक जो परिलक्षित होती है उसको वो आर्थिक आधार से बहुत ज़्यादा उसको जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। क्या है, अपने घर में बैठकर अगर दूसरे को देखो तो जो उसको देखना है वही दिखता है। मेरे साथ आए ना, उनको देखे कितना अपन काम करते, लोगों की सेवा करने के लिए अपन किस हद तक के जाते हैं। देखिए, गडकरी साहब हमेशा कहते हैं 80% सेवा होनी चाहिए, 20% राजनीति होनी चाहिए। जब चुनाव आता तब थोड़ा बहुत हमको भी बोलना पड़ता है, बाकी मैं किसी के विरोध में बोलता नहीं, मेरे विरोधियों को भी मैं विरोधी मानता नहीं, मैं तो सबको साथी मानता हूँ। अब उनको क्या है, वो अपने घर में बैठे बैठे जो देखते, जितना दिखता है उसके आधार पर वो बोलते हैं। मैंने यह कार्य लोगों की सेवा के लिए सिलेक्ट किया है, और ये तो जनता है जो सब जानती है। आज नागपुर शहर में जो इलेक्शन हुआ, सेकंड हाईएस्ट मतदान मुझे मिला है, सेकंड हाईएस्ट मतदान। तो यही उन सब लोगों को जवाब है। और सबसे ज़्यादा नजरें आपकी सीट पर भी थी कि अच्छी बात है ना। क्या वहाँ रहने वाला है स्थिति। नहीं, वो तो लोगों ने, तो कई लोगों को लगता है कि भाई ये कोई काम हम करते नहीं, तो लोगों ने जवाब दे दिया ना। देखिए, जनता है, इससे बड़ा कोई फैसला हो नहीं सकता। जनता ने जवाब दे दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। पर आपके क्षेत्र के उत्तर नागपुर के जो विधायक हैं, आप उनको भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, या उन पर भी राजनीतिक एक तरीके से कटाक्ष या बयान नहीं देते हैं? नहीं, वो तो हमारे मित्र हैं जी, कोई विषय ही नहीं है। कांग्रेस के हो चाहे कोई भी पक्ष के हो, देखिए मैंने क्या कहा, 80% समाज सेवा ये हमारा लक्ष्य है। व्यक्ति विशेष विरोधी ये हमारा कोई काम नहीं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सभी जितने भी पक्ष के लोग होंगे, कुछ भी होगा, ये सब हमारे मित्र हैं। ये थोड़ा बहुत कभी ऐसा मनमुटाव किसी इलेक्शन के समय में कभी किसी के बीच में होता तो मेरे मन में तो नहीं होता, क्योंकि ये चलते रहता है। अपन यहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए आए हैं, लोगों की सेवा होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। अगर मैंने 5 साल काम नहीं किया, वो चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा करके इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, जिसके ऊपर में कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। तो मैं ये मानता हूँ कि अपन अपना काम कर, वो हमेशा अपनी लकीर पर चलो और अपनी लकीर को बड़ा करो। छोटी लकीर कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कितनी छोटी और छोटी होती जाएंगी, जहाँ पर भी वो बड़ी भी होंगी तो भी हरकत नहीं है। लेकिन अपन अपने काम पर फोकस रहो तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है। पर विधानसभा चुनाव में जो मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो कई जगहों पर ये कहते थे कि जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर मिलिंद माने, असल में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव तो पीछे से कोई और लड़ रहा है और वो आप लड़ रहे हैं। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। देखिए, हम तो जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए आए हैं, तो पीछे से कोई चुनाव लड़ रहा तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति लड़ रहा है। पीछे से लड़ रहा मतलब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदारी में इस विधानसभा में लगभग 2 टर्म अध्यक्ष रहा। 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर नागपुर विधानसभा का अध्यक्ष रहा। फिर पार्टी के अंदर में कोषाध्यक्ष की जवाबदारी मेरे तरफ में रही। तो पार्टी की जवाबदारी को ध्यान में रखते हुए सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेके अपन चुनाव लड़ते हैं। और लोकसभा में हमने अच्छा मतदान लिया गडकरी साहब के इसमें, विधानसभा में हमने 1 लाख से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी को दिलाया, और डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा हमारी कहीं कोई सामाजिक गलती हो रही थी, लेकिन उस गलती को भी हमने सुधारने का निर्णय लिया है। बौद्ध समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी में उतना मतदान भाजपा को नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ। इस कॉरपोरेशन के चुनाव में 1/3 बौद्ध समाज का हमारे प्रभाग के अंदर में मतदान रहा, और मैंने 22,000 मतदान लेकर यह सिद्ध कर दिया कि बौद्ध समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहता है। अभी कुछ ही दिनों में 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनका जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से, बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर में
भीम चौक से लेके तो पूरा बाराखोली तक के बड़ी सजावट भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और सभी समाजों को साथ में लेकर भव्यता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भविष्य में इस विधानसभा उत्तर नागपुर भी बड़ी ताकत से हम लोग जीतेंगे, मुझे ऐसा विश्वास। आपकी आगे की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या आपने एक अपने लिए निर्धारित किया हो कि जैसे आपने कहा कि अब आप अगला नागपुर महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक शहर जब विकसित होता है तो हर इंडिविजुअल की उसमें भूमिका होती है और आप जैसे जो लोग हैं उनकी भूमिका तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपने आपके शहर के विकास के लिए कुछ योजनाएं तय की हो कि इस तरीके का लक्ष्य बनाया हो आपने कि इस दिशा में आपको काम करना है और आने वाले समय में आप इस भूमिका में अपने आप को देखना चाहते हैं? नहीं, यहाँ हमारे पार्टी के अंदर में मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर कुछ विचार करके आगे चलेंगे, ऐसा काम होता नहीं। आप अच्छा काम करो, पार्टी विचार करती है, समय समय पे आपको सही जगह पर लेके जाने का काम करती है और इसी तरीके से काम भी होता है। एक बड़े पेड़ के हम छोटी सी टहनियाँ हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से सबको संभाल के चलने वाला हमारा एक बड़ा परिवार है और जो पार्टी तय करेगी भविष्य में वही हमारी भूमिका रहेगी। एक बात पक्की है, समाज सेवा ये हमारी निरंतर शुरू रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये है और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में अगर मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछता हूँ तो आपका जो काम है वो उसके साथ में कहीं ना कहीं बेईमानी होगी एक तरीके से। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मौजूदा समय में आपने उससे पूरा किया एक तरीके से, चाहे वो पट्टे का सवाल हो या अन्य तरह के जो प्रश्न हो उनको आपने सुलझाने का एक तरीके से काम किया है। और इस सरकार में जो सीएम साहब हैं उनके साथ में मिलकर तो आपने खूब काम किया और आपके क्षेत्र में तो आप कई तरह से जो सिंधी संस्कृति और सिंधी सभ्यता है उसको एक तरीके से प्रचारित प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं? नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। देखिए क्या होता है, जिस समाज को आप बिलोंग करते हो उसके प्रति भी आपकी वैसी ही जवाबदारी है जैसे दूसरे समाजों के प्रति है और आपके समाज से आने के बाद में आपको उसकी जानकारी ज़्यादा रहती है। मैं ये मानता हूँ कि सिंधी समाज 1947 का जो विभाजन हुआ, उस विभाजन में सबसे बड़ा नुकसान और किसी के साथ जाती हुई तो सिंधी समाज के साथ हुई। हम लोग कोई पाकिस्तान से नहीं आए, हम लोग हिंदुस्तान के एक हिस्से से हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में सरकार के निवेदन पर आए। सरकार ने उस समय में निवेदन किया था कि इस तरीके का विभाजन हुआ है तो सिंधी समाज विशेष रूप से जो उस नया पाकिस्तान बनने जा रहा है उस हिस्से से निकलकर अभी हिंदुस्तान के हिस्से में आ जाए, तो हमने सरकार के निवेदन को मान्य करते हुए इस हिस्से में आए। तो वहाँ से हम जब इधर आए तो एक पूल कंपनसेशन इस तरीके से वो हुआ कि जो आप वहाँ पर छोड़ के आएंगे उतने वैल्यू का आपको हिंदुस्तान के अंदर में आने के बाद में कहीं ना कहीं आपको एरिया मिलेगा, उतना व्यवस्था आपको मिलेगी। वो सरकार नहीं दे पाई। पिछले 75 सालों से हमारा समाज संघर्ष कर रहा था और इस महाराष्ट्र के अंदर में वो फैसिलिटी हमको नहीं मिल पाई। माननीय मुख्यमंत्री साहब का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। शाब्दिक तो धन्यवाद करके तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन समाज की ओर से उनका जितना धन्यवाद करूं कम है। उन्होंने उस अड़चन को हमारी समझा। 75 साल में जो काम नहीं हुआ वो उन्होंने आने के बाद में ऐसे सभी लोगों को जो उनके ऊपर रिफ्यूजी का तमगा लगा था वो निकाल कर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देने का काम किया। एक ये बहुत बड़ा काम हुआ। माननीय मोदी जी का मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। कई सारे हमारे सिंध से पाकिस्तान से लोग यहाँ आते थे, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। हमारी क्या गलती है उस समय, अगर कोई रीज़न से हम नहीं आ पाए तो हिंदू पाक नेशनल्स की कैटेगरी बनाकर हिंदू पाक नेशनल्स को नागरिकता माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मिले और उसकी पूरी प्रोसेस पूरी हो, ऐसा सोच समझकर की हुई प्लानिंग ये पूरी हुई और आज नागपुर कलेक्टर के माध्यम से नागरिकता लोगों को मिल रही है। मैं इस फोरम पे ये बताना चाहूँगा, 2016 में यह प्रस्ताव आया था, पास होकर पॉलिसी बनी थी। आज 2016 से 2026 के बीच में लगभग 6000 सिंधी हिंदू पाक नेशनल्स को नागरिकता देने का काम नागपुर कलेक्ट्रेट के माध्यम से हुआ। एक बहुत बड़ा फिगर 6000 का, इतना बड़ा फिगर मुझे नहीं लगता देश भर में कहाँ पर भी हुआ होगा। तो ये बड़ा बदलाव होने का काम हुआ और समाज के प्रति हमारी जो जवाबदारी है
वो पूरा करते हुए ये सब चीज़ों को हमने वहन किया है और समाज को फ़ायदा देने का काम किया है। चलिए, वीरेंद्र कुकरेजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। वैसे तो आपसे बातचीत करने के लिए बहुत हमारे पास में मुद्दे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने हम कवर कर सके उतने हम कवर करने की हमने कोशिश की। अगली बार के लिए भी हम कुछ छोड़े जाते हैं ताकि और आपसे बातचीत करें। बस चलते चलते एक ही बात आपसे ये पूछनी थी कि आपका नाम वीरेंद्र कुकरेजा है, लेकिन आपका जो परिचय है वो विक्की नाम से ज़्यादा है। तो ये उपनाम कब आपके साथ प्रसिद्धि मिलती गई? बचपन से ही अभी क्या है, वीरेंद्र नाम है तो एक तरीके से विक्की का नाम का चलन हमारे परिवार के लोगों ने किया और वहीं से चलते 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 ये दोनों ही नाम मेरे फेमस हुए। विक्की भी चलता है, वीरेंद्र भी चलता है, बट अगर वीरेंद्र कहा तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल नेम है, तो उसको चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इतना ही हमारा निवेदन है। चलिए, वीरेंद्र कुकरेजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपके आगे की भूमिका के लिए। एक बड़ा खुलासा जो आपने किया कि अब अगला नागपुर महानगर पालिका का आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो यानी कि आपने अपने लिए भी एक तरीके से जो है वो बड़ी भूमिका तय की होगी। और ये हम ऐसी उम्मीद भी व्यक्त कर सकते हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके लिए बड़ी भूमिका को चाहते हैं, संभव है कि वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद।